हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वो क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपके पास जेके एसएसबी जेएसए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ऑलरेडी इस सीरीज में आपके पास 7 पार्ट हम कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो पहले 7 पार्ट नहीं देखे हैं उनसे निवेदन करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ वो पहले 7 पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ आप बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे और फिर आज की क्लास जो आ रही है इसमें वो आप चीज़ें अप्लाई करेंगे और कम से कम टाइम में बहुत कुछ आप जो है वो सीख के जाएंगे। आप दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं, जो साथी नए आ रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर उनका फ़र्ज़ है कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप दोस्तों से सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए सर, ऑलरेडी मोर देन 150 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली सर 155 क्वेश्चन आपके साथ जेएसए में जो पूछे गए हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। अभी सर लास्ट के 2 पार्ट्स रह रहे हैं, वो 2 पार्ट्स में आप 10 पार्ट्स में पूरे के पूरे लगभग सर 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। यकीन मानिए आप ये पूरी पूरी सीरीज देकर जाएंगे, जेके ऐसे भी एफए एग्जामिनेशन में आप जाइए, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आप जो हैं बड़े बेहतरीन तरीके से आप कर पे आएंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 156 जो बेसिकली आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इनमें से किस एक्सपेंडिचर को जो है आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर गिनेंगे। ऑप्शन ए आपके पास दिया जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन जुडिशरी एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन जेल्स। आपने बताना है कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसे आप क्लासीफाई करेंगे एज द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। बताइए सर। तो अगर आप देखेंगे सर, एक्सपेंडिचर ऑफ पुलिस ये डेवलपमेंट में नहीं आ रहा है सर, एक्सपेंडिचर ऑफ जुडिशरी ये भी डेवलपमेंट में नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ जेल ये भी डेवलपमेंट में नहीं आएगा, तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। जो साथी लाइव में देख रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे आप चैट बॉक्स में साथ साथ आंसर देते रहिए। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 157 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। चलिए सर बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि आप दोस्त एफए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपके पास अकाउंटेंसी में टैक्सेशन का टॉपिक बड़े अच्छे से मेंशन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े बखूबी से आप आंसर दे पाएंगे। द टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स so that those who pay these taxes to the government do not bear the whole burden but pass it on wholly or partially to others are referred as। ठीक है जी, उस टैक्स को आप क्या कहेंगे सर? वो वाला टैक्स आपने बताना है जिसमें जो आपके पास इम्पैक्ट और इंसिडेंस है वो सेम पर्सन पर नहीं पड़ रहा है सर। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है एड वॉल्यूम टैक्स, नंबर बी आपके पास आ रहा है डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है स्पेसिफिक टैक्सेस एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस पर हम टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके अकाउंटेंसी में मेंशन किया गया है, आप दोस्तों ने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ। देखिए टैक्स में हम जनरली 2 तरह के टैक्स मानते हैं। एक होता है सर डायरेक्ट टैक्स, जैसे आपके पास इनकम टैक्स हो गया, वो आपके पास उसमें इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट जो टैक्स का होता है सेम पर्सन पर पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स हो गया सर, डायरेक्ट टैक्स को आप नाम क्या देते हैं, इसे आप प्रोग्रेसिव नेचर कहते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर कहने का मतलब ये है सर आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतना उतना आपके पास टैक्स वेरी करता रहेगा, उस हिसाब का आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है इस पर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट जो है अलग अलग पर्सन पर पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल आप जीएसटी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास रिग्रेसिव नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, ठीक है जी, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, आपने कोई 10,000 का मोबाइल खरीदा है, उस पर 18% का जीएसटी आपने भी देना है। आप अंबानी हैं, आपने भी 10% के इस पर जो है टैक्स देना है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप गरीब से गरीब हैं या अमीर से अमीर हैं, सबके लिए एक जैसा सलूक कौन कर रहा है सर? इनडायरेक्ट टैक्स कर रहा है, इसलिए इसे आप रिग्रेसिव नेचर कह रहे हैं। चलिए आप बहुत बेहतर तरीके से ये पढ़े हुए हैं, आगे बढ़ेंगे। 158 आपके पास बिल्कुल इस तरह से आ रहा है सर। बताइए जी, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है सपोज देयर आर 2 गुड, माना कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक गुड एक्स हो गया दूसरे गुड आपके पास वाई हो गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स ऑन द बजट कांस्टेंट लाइन। अब बताइए सर, आपको पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास गुड एक्स जो है उसकी प्राइस में हम बढ़ोतरी करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसकी वजह से जो आपके पास बजट कांस्टेंट लाइन है उस पर क्या असर होगा। अगर आप दोस्तों ने ये सीरीज पूरी देखी होगी तो आपसे गुजारिश करें क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 41 क्वेश्चन आ रहा था इसी सीरीज का, उस पर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पास बजट कांस्टेंट बजट सेट उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप दोस्तों को याद हो तो वहाँ हमने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी। ये देखिए सर, कुछ इस तरह से जो है वो कंसेप्ट हमने आपके पास डिस्कस किया था। बोला था हमने कि सर आपके पास कि ये कुछ इस तरह से आपके पास बजट सेट आप बनाते हैं सर। आपके पास बजट कांस्टेंट की इक्वेशन आपके पास आती है P1 x1 प्लस P2 x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू m। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास x1 और x2 x1 और फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन में दिए गए x और y दो गुड्स दिए गए हैं, उसके अगर आप x1 अगर x के आप x1 क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे, y के आप x2 क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे, एक क्वांटिटी P1 की मिल रही है तो टोटल खर्चा इस पर आपको इतना हो रहा है, y की टोटल खर्चा आपके पास इतना हो रहा है। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जो आपके पास टोटल पैसा है, जो आपके पास टोटल इनकम है इसके कम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम केस में
आप क्या लेते हैं सर, जो आपके पास बजट सेट की इक्वेशन आ जाती है, ये आपके पास बजट सेट आ गया, ये वाली लाइन आ गई आपके पास, आप लेते हैं सर P1 x1 प्लस टाइम्स P2 x2 शुड बी इक्वल टू m मैक्सिमम केस में, और ये आपके पास जो वर्टिकल इंटरसेप्ट आ रहा है m डिवाइड बाई P2, और ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है m डिवाइड बाई P1। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास x कोई चीज़ आ रही है, या आपके पास y कोई चीज़ आ रही है। अब पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है कि सर आपके पास जो x की जो आपके पास x कमोडिटी है उसकी प्राइस कम हो रही है। अब देखिए ख्याल रखिए, ये आपके पास P1 आ रही है प्राइस, अच्छी बात है। अब अगर आपके पास P1 डैश जो है वो आपके पास कम आ रही है, इट इज़ वो सर उसमें इंक्रीज बोला गया है, ठीक है सर, क्वेश्चन में आपके पास इंक्रीज बोला गया है। वो अगर P1 डैश P1 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास जो ये प्राइस है, जो आपके पास एक्स की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा सर, ये जो टर्म आपके पास आ रही है m डिवाइड बाई P1 डैश जो है ये कम आ जाएगी एज कम्पेयर टू m डिवाइड बाई P1। सीधी बात है सर आपके पास, क्योंकि P1 कहाँ आ रहा है सर, डिनोमिनेटर में आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास कम हो जाएगा, सीधी बात है। तो इसका मतलब ये जो है जो आपके पास हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है ये यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ की तरफ चल जाएगा सर, ये लेफ्ट की तरफ चल जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास m डिवाइड बाई P1 डैश। तो आपके पास समझ आ गया कि शिफ्ट किसकी तरफ हो रहा है, ये सर लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। यही पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा था एक्स और वाई दो चीज़ें आपके पास दी गई हैं, एक्स की प्राइस आप बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से आपके पास बजट कांस्टेंट लाइन में क्या असर होगा। आप देख रहे हैं सर, जो आपके पास इंटरसेप्ट आ रहा है, जो आपके पास एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट आ रहा था वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है सर, वो आपके पास लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। जिन साथियों को अच्छे से समझ आ गया बहुत अच्छे, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है उनसे गुजारिश करेंगे रेफर क्वेश्चन नंबर 41, वहाँ हमने और बेहतर तरीके से इस पर कोशिश की आपको समझाने की। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 आपके पास इस तरह से आ रहा है, पूछा जा रहा है विच इकोनॉमिक मेजर हैव बीन अंडरटेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंप्रूव द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी इन 1991 में आपके पास रिफॉर्म्स आपको देखने को मिले थे। तो 1991 के रिफॉर्म्स के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से कदम उठाए थे ताकि जो आपके पास सप्लाई साइड है, इकोनॉमी का जो सप्लाई साइड है उसमें बढ़ोतरी की जाए, उसमें इंप्रूवमेंट की जाए। ऑप्शन ए आपके पास फिजिकल एडजस्टमेंट आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास नेशनलाइजेशन आ रहा है, ऑप्शन सी आपके पास लिबरलाइजेशन आ रहा है, एंड ऑप्शन डी जो है इसमें सोशलाइजेशन आ रहा है। तो इसका आंसर आप दोस्त बड़े अच्छे से आसानी से दे देंगे, क्योंकि आप दोस्तों को पता है सर हम इसकी तरफ गए थे। ठीक है जी, ये चीज़ें आप दोस्तों को पता ही है सर, हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे 1991 के बाद जो आपके पास रिफॉर्मर्स आए थे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप दोस्तों को पता ही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। जो साथी आंसर दे रहे हैं बहुत खूब, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। 160 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, विच स्टेटमेंट होल्डर्स फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बिल्कुल भी सर इस पर टाइम नहीं देखिए, मुझे लगता है सर 160 में से 4-5 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी कंसेप्ट पर आए हैं, जिस पर हमने सर अलग अलग आपके पास ग्राफ्स के माध्यम से, ठीक है जी, अलग अलग जो है बिल्कुल अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से ये कंसेप्ट आपको सिखाया हुआ है। जिन साथियों ने पूरे 160 क्वेश्चन देखे होंगे उनके लिए तो ये सर मक्खन क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट होल्डर्स फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ द लॉ वेरिएबल। अब आपको पता है सर थर्ड स्टेज आपके पास है, थर्ड स्टेज में क्या होती है सर, आपके पास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो आपसे पूछा जा रहा है थर्ड स्टेज में इनमें से कौन सी कंडीशन जो है होल्ड करती है। ऑप्शन ए आपके पास पूछा जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट और वेरिएबल फैक्टर इज पॉजिटिव। लीजिए सर क्या बात कर दी इन्होंने। ऑप्शन बी आपके पास पूछा जा रहा है कि फिक्स्ड फैक्टर इज टू मच रिलेटेड टू द वेरिएबल फैक्टर। ऑप्शन सी पूछा जा रहा है कि वेरिएबल फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। अच्छी बात है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। ऑप्शन डी पूछा जा रहा है कि वेरिएबल फैक्टर इज टू मच रिलेटेड टू द फिक्स्ड फैक्टर। आप जिन दोस्तों ने अच्छे से क्लास देखी है उन्हें पता है सर थर्ड स्टेज की बात हो रही है। थर्ड स्टेज में क्या कहेंगे सर, थर्ड स्टेज इज नथिंग बट स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इस स्टेज में क्या होता है सर, आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट होता है, ये बातें जो हम बोल रहे हैं उनको ही समझ आएंगी जिन्होंने पहली क्लासेस देखी हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उनकी जो माइंड है वहाँ उनको इमेज बनी हुई है, उनको पिक्चर बनी हुई है पूरी पूरी ग्राफ की। ठीक है जी, उनको हम बोल रहे हैं कि सर थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, जो आपके पास टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो जाता है, वो कम हो जाता है, गिरता हुआ नजर आता है। इसकी वजह से जो आपके पास टोटल प्रोडक्ट का कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से जो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर हो गया, अगर आप लैंड लेबर ले रहे हैं तो लैंड अगर फिक्स रख रहे हैं तो लेबर अगर आपके पास वेरिएबल आ रहा है तो जो आपके पास इसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट का वेरिएबल फैक्टर आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट करो है इट फॉल्स डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस के भी नीचे चला जाता है। ठीक है जी, अगर आपको याद होगा कि आपके पास ये एक्स एक्सिस से भी नीचे चला जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट करो, तो इसी संबंध में हमने आपसे बात की थी कि स्टेज में जो आपके पास वेरिएबल फैक्टर है इट इज़ टू मच रिलेटेड टू द फिक्स्ड फैक्टर। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है इसमें आपके पास, नन अदर ऑप्शन डी आप मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
चलिए चलिए सर, ये बातें जो अभी अभी हमने आपके साथ दोहराई ये उन दोस्तों के लिए थी जिन दोस्तों ने पहले 160 क्वेश्चन देखे हुए हैं। जो नए हैं सर, आप सीधा आप मार्क कीजिए आप ऑप्शन डी और आगे बढ़िए। चलिए सर, क्वेश्चन 161 आप दोस्तों के लिए इस तरह से आ रहा है, व्हाट एडवांटेज कैन बी ऑब्टेन्ड विद हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन। अगर आप हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपके पास कौन सा एडवांटेज आपको हासिल होगा। चलिए जी, ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। चलिए सर, आप कैपिटल अच्छा लगा रहे हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, हायर कैपिटल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और उसका नतीजा आपको ये मिल रहा है कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर। ऑप्शन बी स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन सी आपके पास रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्शन डी आपके पास हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। आप देखिए सर, अगर लेमैन को भी बोलेंगे ना सर ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सर वो बोलेगा हमने कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दी है, कैपिटल एक्यूमुलेशन की तरफ हम गए हैं, तो इसकी वजह से हमें एडवांटेज हासिल होना चाहिए। तो एडवांटेज क्या है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ में रिडक्शन आ जाएगी सर, ये एडवांटेज है। कहाँ का एडवांटेज है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी सर, ये एडवांटेज है। कहाँ का एडवांटेज है, आपके पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट वो बढ़ जाएगी, कहाँ का एडवांटेज है। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं होगी वो भी इसका आंसर बिल्कुल सही दे के आ जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने कॉमन सेंस का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करें, आप कॉमन आदमी नहीं रहेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। 162 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है विच फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर। पूछा जा रहा है इनमें से कौन किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो है आप दोस्तों को पूछा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का कौन सा टाइप आपको जो है एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। अब इसका आंसर वही साथी दे पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर वही साथी आपके पास दे पाएगा जिसने हमारी पहली सीरीज देखी है, जिसने आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 देखा होगा इसी सीरीज का। क्यों सर, 48 में ऐसा हमने क्या कहा था आपके पास, कुछ ना कुछ बात तो की होगी सर क्वेश्चन नंबर 48 में जो हम आपके पास ऐसी बात कर रहे हैं। सर बिल्कुल, हमने आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 में बात की थी, देयर आर वेरियस मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपके पास यूजुअल स्टेटस हो गया, जैसे आपके पास करंट वीकली स्टेटस हो गया, जैसे आपके पास करंट डेली स्टेटस हो गया। तो ये चीज़ें हमने कही थी कि यूजुअल स्टेटस हमने कहा था कि ये ऐसा मेजर है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का जो एस्टिमेट करता है कि नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं जो क्रोनिकली अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमने वहाँ बोली थी। क्वेश्चन नंबर 48 में सारे के सारे तीनों टाइप अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, प्लीज़ देख लेना। तो अभी आपके पास क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास एग्रीकल्चर को मेजर करेगा, तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए आपके पास यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये वो वाला मेजर होता है विच एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हु मे बी क्रोनिकली अनएम्प्लॉयड। तो देख लेना सर क्वेश्चन नंबर 48 और बेहतर तरीके से आप जो है इसको रिवाइज कर पाएंगे। चलिए चलिए सर, बहुत खूब, जो साथी आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे सर 163 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है भाई, चलिए सर बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। आप बताइए सर, नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर आप किसे गिनेंगे। ऑप्शन ए ओल्ड एज पेंशन, ऑप्शन बी सिकनेस बेनिफिट्स, ऑप्शन सी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ऑप्शन डी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। चलिए सर, इस पर हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे आप दोस्तों का। नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर में आप जो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंक्लूड करते हैं। 164 आप दोस्तों की स्क्रीन पर बिल्कुल इस तरह से है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन डैश देन द प्राइस लेवल राइजेज विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। आपको बताना है कि अगर आपके पास जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो इनमें से क्या होगा, क्या वो निगेटिव रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग रहना चाहिए। फिर अगर आपके पास प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होगी किसके साथ, विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे से वही दोस्त दे पाएंगे, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन तरीके से वो आंसर दे पाएंगे जिन्होंने हमारे से फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी पढ़ी होगी। सर 3 से 4 क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं। कुछ हमने इक्वेशन भी आपके साथ, अगर आपको बुली बट के याद होंगी इस तरह से, MV=PT समथिंग लाइक दैट, हमने इक्वेशन पढ़ी थी। ये इक्वेशन अगर आपको याद होगी, अगर ये जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये अगर कांस्टेंट रहता है तो ही हम कहते थे कि जो प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है जी, तो ही अगर आपको हम कहते थे कि अगर आपके पास मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा उसकी वजह से आपके पास मनी की जो प्राइस लेवल है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वजह से प्राइस लेवल चीज़ों का बढ़ जाएगा। ये कब मुमकिन है, जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कांस्टेंट रह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए सर 165 आप दोस्तों की स्क्रीन के ऊपर पूछा क्या जा रहा है, सपोज ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय 6 यूनिट्स ऑफ गुड वन। आप देखिए सर, दो चीज़ें आपके पास आ रहे हैं, एक तो गुड वन है आ रहा है और तो गुड टू है। ठीक है, 2 गुड्स आपके पास आ रहे हैं। कोई भी कंज्यूमर है वो अफोर्ड कर सकता है 6 यूनिट्स गुड वन के और 8 यूनिट्स गुड टू के। ठीक है जी, आगे बोल रहा है शी स्पेंड्स हर एंटायर इनकम, वो पूरे के पूरे इनकम जो है खर्च कर रहा है। ठीक है जी, अच्छे से कर रहा है। आगे पूछा रहा है कि आपके पास जो प्राइस है
प्राइस ऑफ द टू गुड्स आर, दो गुड्स की जो गुड वन की प्राइस है वो 6 रुपये के एक यूनिट आ रहा है और 8 रुपये का दूसरे का आ रहा है। हाउ मच इज द कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर इनकम कितना है सर। जिन दोस्तों ने अभी अभी सर जो क्वेश्चन 158 किया वहाँ हमने आपके पास फिर से रिवाइज कर दिया था। क्या कर दिया था कि आपके पास जो बजट सर की इक्वेशन आ रही है P1x1 प्लस P2x2 इट शुड बी मैक्सिमम इक्वल टू हो सकता है सर मैक्सिमम में, ठीक है जी, मैक्सिमम आपके पास इक्वल टू एम आ सकता है। अब देखिए सर P1 की वैल्यू कितनी दी गई है, प्राइस ऑफ 1 इज 6, ठीक है जी, तो क्वांटिटी कितना खरीद रहा है इसका, हो गया सर इंटू 1। गुड वन की कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है सर, 6 क्वांटिटीज खरीद रहा है पुलिस टाइमर्स। P2 कितना है सर, प्राइस कितना है दूसरे का सर 8 है, क्वांटिटी कितने खरीद रहा है इसके 8 खरीद रहा है इंटू 8, ये आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। आप सॉल्व करना है, 6 कितने हो गए सर 36 हो गए, ये आपके पास 8 कितना हो गया सर 64 हो गया, ऐड कीजिए कितना हो गया 100 आ गया, मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कुछ भी नहीं करना था सर, बिल्कुल कुछ नहीं करना था। 166 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछा जा रहा है विच रिसोर्स क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्स। आप बताइए सर, पेट्रोलियम डिपार्ट आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्स है सर, ऐसा होता तो फिर क्या होता, फिर तो सर आप देखते हैं हमारे सर जो पेट्रोलियम है वो तो हमें सर 5-5 रुपये का लीटर मिलता है, लेकिन आज कहाँ है सर 100 से सेंचुरी लगा चुका है, ठीक है जी। डिपॉजिट ऑफ कोल सर क्या बात है, एग्रीकल्चर लैंड, डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, देखिए सर आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये कहाँ सर रिन्यूएबल रिसोर्स आ गए हमारे, तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी दैट इज एग्रीकल्चर लैंड जो है इनमें से गिवन ऑप्शन में से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर लगाइए और आगे बढ़िए। 67 क्वेश्चन आपके पास, 167 क्वेश्चन सॉरी। विच एग्रीकल्चर मेजर प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज टू ए लार्ज एरिया ऑन एन इंक्रीजिंग बेसिस फॉर कल्टीवेशन। कौन सा एग्रीकल्चर मेजर, कौन सा एग्रीकल्चर जो इनमें से मेजर आ रहा है जो आपको दे रहा है इरिगेशन फैसिलिटीज लार्ज एरिया के लिए, बहुत बड़ी एरिया के लिए, किस कौन ऑन एन इंक्रीजिंग बेसिस फॉर कल्टीवेशन। ऑप्शन ए फूड सिक्योरिटी सिस्टम, ऑप्शन बी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, ऑप्शन डी आपके पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सर इसको आप जो है बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं सर, फूड सिक्योरिटी मेथड सिस्टम तो इसमें मिल नहीं रहा है, जो आपके पास रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इसके साथ मिल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री बीमा जो फसल बीमा योजना इसके साथ मिल नहीं रही है, ऑप्शन नंबर सी पर मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप दोस्तों को बताते चलें, सब क्वेश्चन आपके पास JSA में पूछे गए हैं। रिसेंटली जो आपके पास 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक ये पेपर हुए हैं, 10 पेपर आपके पास मिले हैं, तो उन 10 पेपर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे के सारे आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मकसद क्या है, सिर्फ मकसद एक ही है, मकसद ये है कि आपके पास जो FA में इकोनॉमिक्स के 10 मार्क्स आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल मक्खन निकलने चाहिए। चलिए सर 168 आपके पास बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है ए मार्केट फॉर ए कमोडिटी कंसिस्ट ऑफ 3 इंडिविजुअल्स। अब देखिए सर एक मार्केट है उसमें 3 आदमी जो है खरीदार हैं, 3 आदमी उसको कोई चीज़ जो वहाँ मिल रही है वो खरीदने वाले आपके पास 3 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है जी, अच्छी सी बात है। A B और C वो 3 आदमी हैं जिनके डिमांड फंक्शंस अलग अलग तीनों के दिए गए हैं। क्यू दैट इज डिमांड फंक्शन क्यू ए के लिए क्यू ए दी गई है, B के लिए क्यू बी दी गई है, C के लिए क्यू सी दी गई है। अब आगे बोला गया है कि क्यू जो आपके पास इनकी फंक्शंस की वैल्यू है, ठीक है जी, फाइनल जो टोटल आ जाएगी, फाइंड आउट मार्केट डिमांड, आप इन तीनों को मिला के आपके पास क्या आ जाएगा। अब इसका आंसर भी बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे क्योंकि आपने अच्छे से हमारे से पढ़ा होगा। सर क्या कंसेप्ट होता है, सर कंसेप्ट होता है आपके पास मार्केट डिमांड फॉर ए गुड एट ए पर्टिकुलर प्राइस इज ए टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ये कुछ इस तरह से अगर आप दोस्तों को याद होगा कि हमने आपको बताया था सर ये आपके पास मार्केट है, ठीक है जी, ये आपके पास अगर एट प्राइस समथिंग अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं सर पी डैश यहाँ पर ले लेते हैं, ये आपके पास पी कैप प्राइस होगी एट पी डैश प्राइस। अगर कोई कंज्यूमर आपके पास Q1 क्वांटिटी खरीदा है एट पी कैप जो है ये क्वांटिटी क्यू कैप खरीदा है, इसी तरह पर इसी प्राइस पर आपके पास दूसरा और एक कंज्यूमर आ रहा है, ठीक है जी। इस प्राइस पर अगर आपके पास एट प्राइस P1 पी डैश और पी कैप, अगर इस प्राइस पर ये जो दूसरा वाला कंज्यूमर है पर, ठीक है जी, अगर ये यहाँ पर क्वांटिटी कितनी खरीदा है Q1 डैश खरीदा है, ये क्यू कैप डैश खरीदा है, फिर इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं इस तरह का कुछ हमने आपको बताया था, इन दोनों को आप मिलाएंगे फिर आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा एट प्राइस P1 डैश एट प्राइस पी डैश एंड एट प्राइस पी कैप, ठीक है जी, ये पी कैप हो गया। एट प्राइस P1 डैश आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी जा रही है सर Q1 प्लस टाइम्स Q1 डैश, इस तरह से एट पी कैप कितनी खरीदी जा रही है एट क्यू कैप एंड प्लस क्यू कैप डैश, इस तरह से दोनों को मिलाकर इस कंसेप्ट को आप क्या कहते हैं, दिस मेथड ऑफ एडिंग द कर्व्स, इसे आप हॉरिजॉन्टल समेशन कहते थे। तो वही यहाँ पर हमने लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए सर यहाँ तीनों को मिलाकर क्या आ जाएगा सर, ये 40 हो गया, ये 25.5 हो गया, ये आपके पास 36.5 हो गया। मिलाइए तीनों को मिला के आपके पास कितना आ रहा है सर 102 आ गया, ठीक है जी, 102 यहाँ पर इन दोनों में आ रहा है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे 2P
-0.75p, 1.25p, तीनों को मिलाया कितना हो गया सर 4p हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये ऐसे आपने कंसेप्ट सीखने हैं। चलिए 169 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस इज हायर देन द एक्चुअल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ज़्यादा है, वो हायर है एज कंपेयर टू द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो दस इस सूरत में आपके पास जिसकी प्राइस होगी इट विल, जो प्राइस क्या होगी सर इस सूरत में आपके पास सीधी बात है कि प्राइस जो है इट स्टार्ट राइजिंग। ऑप्शन सी पर मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए सर 170 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया जा रहा है। विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब बताइए सर इनमें से नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है आप किसे शुमार करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है एक्सपेंडिचर ऑन फूड कंट्रोल मेजर। ऑप्शन बी आपके पास दिया जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑन कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर ऑन जुडिशरी। पूछा क्या जा रहा है सर, हमने क्या बताना है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब देखिए सर जो आपके पास जो एक्सपेंडिचर आप फूड कंट्रोल मेजर पर करेंगे सर ये तो डेवलपमेंटल में आ जाएंगे, जो आप कम्युनिकेशन पर करेंगे ये भी डेवलपमेंटल में आ जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट पर करेंगे ये भी डेवलपमेंट में आ रहे हैं। लेकिन जो आपके पास एक्सपेंडिचर ऑन जुडिशरी आ रहा है इट इज़ इंक्लूडेड इन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। तो मार्क कीजिए ऑप्शन नंबर डी और आगे बढ़ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 170 ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है और आगे बढ़ जाएंगे हम। चलिए जी आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 171 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया जा रहा है। विच इक्वेशन विल होल्ड व्हेन द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है फॉलो करेगी जब कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पर होगा और मैक्सिमाइज तरीके से अपनी जो है यूटिलिटी हासिल करेगा एंड मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। ऑप्शन वायर एम यू एक्स जो है मार्जिन यूटिलिटी अब एक्स आ रहा है, आपके पास दो गुड्स दिए जा रहे हैं एक्स और वाई दिए जा रहे हैं। एम यू एक्स मार्जिन यूटिलिटी है ए गुड की, एम यू वाई जो है मार्जिन यूटिलिटी अब गुड वाई। इसी तरह से एम यू एम जो है मार्जिन यूटिलिटी अब मनी आ रही है, पी एक्स जो है प्राइस अब एक्स आ रहा है, पी वाई जो है प्राइस अब गुड बाय आ रहा है। तो चार क्वेश्चन हैं, इसका आंसर सर यहाँ मार्क हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्वेश्चन आपको पता ही है, क्योंकि ये कंसेप्ट भी अच्छे से आप जिन साथियों ने हमारे से कंसेप्ट सीखा होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 80 में सर ये कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 में यही कंसेप्ट हमने पढ़ाया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। तो वहाँ हमने ये चीज़ आपको बताई है कि एम यू एक्स डिवाइड पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ये जो कंसेप्ट है हमने आपको दिखाया हुआ है। जिन दोस्तों ने क्वेश्चन नंबर 80 नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना। चलिए सर क्वेश्चन 172 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है चूज द चेंज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। इनमें से कौन सा ऐसा कदम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिसकी वजह से आपके पास मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। आप देखिए सर ऑप्शन नीचे से ही चलते हैं सर। फॉल ऑफ बैंक रेट, अगर बैंक रेट कम हो जाएगी सर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगी तो कैंसिल आउट। आरबीआई रिड्यूस है कैश रिजर्व रेशियो, अगर आपके पास कैश रिजर्व रेशियो भी रिड्यूस कर देगा आरबीआई तो उसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे। परचेज कर देगा, सब परचेज कर देगा उसकी वजह से ऑटोमेटिकली पैसा जो है मार्केट में बढ़ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट कर देंगे। अगर आप एलिमिनेट करके सीधा पहुँच जाएँ तो ऑप्शन नंबर ए जो है सीधा सीधा आपके पास आंसर आ रहा है। जिन दोस्तों को सीधा कंसेप्ट पता होगा कि आपके पास अगर आप रेपो रेट बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से जो आपके पास सप्लाई है मनी सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाती है, तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही इसका बच जाता है। तो ये 172 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 173 की तरफ। व्हाट इज द मेन काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट का मेन काज इंडिया में क्या है। ऑप्शन ए डिक्रीज इन लेबर फोर्स, ऑप्शन बी जॉबलेस एंड जॉब लॉस ग्रोथ, ऑप्शन सी आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आ रहा है, ऑप्शन डी आपके पास एप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इस पर बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा कि जॉब लॉस ग्रोथ हो रही है। इससे ग्रोथ तो बेशुमार हो रही थी 90 के बाद ये कंसेप्ट आपको देखने को मिला था, बेशुमार बड़ी तरीके से हमने जो है चीज़ें प्रोड्यूस करनी थी, हमने हमारी जीडीपी बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा था, जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। 174 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया जा रहा है। चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव, जो आपके पास चेंज इन स्टॉक है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। कब आएगी सर, ये इसका आंसर आप तब कर पाएंगे जब आपने क्वेश्चन हमारे साथ बहुत सारे पिछले किए होंगे जहाँ हमने आपको बार बार बताया था सर चेंज इन स्टॉक इसके बराबर होता है सर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है माइनस आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है। अब ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव तब होगा जब आपके पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कम होगा एज कम्पेयर टू ओपनिंग स्टॉक। जब ये कम होगा एज कम्पेयर टू ओपनिंग स्टॉक तभी जो है आपके पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज 0, ऑप्शन बी क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक। ये बात आपके पास आ रही है कि ऑप्शन बी में सीधी सीधी यही बात बोली जा रही है। क्या बोला जा रहा है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम आ रहा है एज कम्पेयर टू ओपनिंग स्टॉक। इसको मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
4 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए सर, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे, जिन दोस्तों की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर हम आपको मैसेज करना चाहते हैं, कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो उनसे हम गुजारिश करेंगे, ये हमारा फेसबुक पेज है, आप यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी मैसेज का, आप यकीन मानिए, ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। नंबर सेकंड, जो दोस्त इंस्टाग्राम पर हैं वो हमें @दिलबीर सिंह खालसा यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप मैसेज कीजिए, आप यहाँ DM कीजिए, यहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर इसके अलावा आप दोस्तों के कोई क्वेश्चन होंगे, कोई आपको प्रॉब्लम होगी, सर आप जो है इस ईमेल पर हमें ईमेल कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ दीजिए, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर हम आपको वो जो है व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर वापस रिप्लाई करेंगे। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं वीडियो देखने के लिए। जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत शुक्रिया है, जो नए आए हैं उनसे गुजारिश करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डू टेक योर बेस्ट केयर।